Hello friends, we are going to discuss the second paper of our ACE एकलव्य. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम और पीजीएस स्कीम. सो पीजीएस क्या है? पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है. तो एक बार थोड़ा सा बेसिकली सोच लिया करो कि यार होता क्या है ये. कोई भी स्कीम अगर आपके सामने अगर आती है तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये क्या है. तो इफ़ यू रिमेंबर पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम जो है वो ऑर्गेनिक के साथ है, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के साथ है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से रिलेट करती है. तो पहली स्टेटमेंट है इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ऑब्वियसली रॉन्ग रहेगा बिकॉज इट इज़ ऑर्गेनिक के साथ है तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ रिलेट करेगा. तो इट इज़ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, तो पहला हो जाएगा रॉन्ग. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्टिफाइंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स विच एंश्योर दैट देयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द लेड डाउन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. दिस इज राइट. पीजीएस या पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम में क्या होता है? एक सर्टिफिकेट मिलता है कि यस आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है, वो फुल्ली ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक प्रोसेसेस के थ्रू ही बना है. तो एक क्रेडिबिलिटी जो आती है कि कोई प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है या नहीं है वो इस पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम से आ जाता है. तो एक सर्टिफिकेशन स्कीम है ये. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकेंड इज राइट. आंसर शुड बी ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following statements is or are correct regarding cropping patterns in India? तो सी मैं कीवर्ड्स को मार्क कर रहा हूँ तो वो आपको मार्क करते हुए चलना है. Then only you will be able to avoid the silly mistakes. First statement, in India the cropping pattern is determined by rainfall, climate, temperature, soil type, technology and socio-economic conditions of the farmer. Correct है. आई डोंट थिंक कि क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बताने की ज़रूरत है. क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब ये होता है कि कौन सी क्रॉप कैसे उगाई जा रही है इंडिया में, कि 3 क्रॉप्स एक सीज़न में उगती हैं, 2 क्रॉप्स उगती हैं एक सीज़न में, और उन तीनों में भी कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है. तो दैट इज़ द क्रॉपिंग पैटर्न. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट. सेकेंड इज मिक्स्ड क्रॉपिंग इज द प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व्स बोथ द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स. देखो देखने में सही लग रहा है पर इट शुड नॉट बी मिक्स्ड क्रॉपिंग, इट शुड बी मिक्स्ड फार्मिंग. ये मिक्स्ड फार्मिंग की डेफिनेशन इसने दी है तो दिस इज रॉन्ग. मिक्स्ड क्रॉपिंग अगर बोलता है तो मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर क्या होगा कि 3-4 तरह की जो क्रॉप्स हैं उनको उगाना है एक साथ, दैट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग. उसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंटर क्रॉपिंग. ये बात कर रहा है मिक्स्ड फार्मिंग की. मिक्स्ड फार्मिंग में हम क्या करते हैं, क्रॉप्स भी उगती हैं और साथ में लाइफ स्टॉक या पशुधन भी रहता है. तो दिस इज मिक्स्ड फार्मिंग. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन 1, that option A, that is 1 only. Second statement is wrong. थर्ड पे चलते हैं. Horticulture involves growing vegetables, flowers and fruits for commercial use. Basic definition है, should be right. Sericulture involves breeding of seagrass, especially constructed tanks and ponds. देखो सेरिकल्चर होता है सिल्क वॉर्म के साथ. सेरिकल्चर इज अबाउट सिल्क वॉर्म. सो दिस इज रॉन्ग. Then pisciculture is the commercial rearing of silkworm. This is again wrong. Pisciculture relates with rearing of fishes. तो ये भी wrong हो जाएगा. बेसिक आपके एनसीईआरटी बुक्स से उठाया गया क्वेश्चन है ये. So the statement 1 should be right, 2 and 3 should be wrong. तो it is asking about which of the following statement is correct. So answer becomes option C, that is 1 only. Which of the following option is not correct with respect to the species adapted to the ecosystem? किन स्पीशीज के लिए ये करेक्ट नहीं है. तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले करेक्ट देख लेंगे, उसके बाद हम नॉट करेक्ट को ऑप्शन चूज करेंगे. वार्म ब्लडेड एनिमल्स हेल्प रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग कंडीशन. ऑब्वियसली इट इज राइट. वार्म ब्लडेड एनिमल्स की बेसिक डेफिनेशन है. आई होप यू रिमेंबर इन योर एनसीईआरटी बुक्स, ये साइंस की बुक में दिया हुआ है. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर. ये भी सही है क्योंकि वो रेगुलेट नहीं कर पाते अपनी बॉडी के टेम्परेचर को. थर्ड वन इज एलेंस लॉ एडवोकेट्स दैट ऑर्गेनिज्म एट हायर ऑल्टीट्यूड शुड बी लार्जर एंड फैटर देन दोज लिविंग क्लोज टू द इक्वेटर. देखो अब ये जो इसने स्टेटमेंट दिया है, ऑर्गेनिजम्स एट हायर लैटिट्यूड शुड बी लार्जर एंड फैटर देन दोज लिविंग क्लोज टू द इक्वेटर. ये स्टेटमेंट तो ठीक है पर क्वेश्चन इज कि ये एलन लॉ का स्टेटमेंट है किसी और लॉ का स्टेटमेंट है. सो दिस स्टेटमेंट इज बाय द बर्जमैन्स लॉ.
बर्ज मीन्स लॉ. सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. एलन लॉ कहता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हायर ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं दे हैव स्मॉलर ईयर एंड लिम्स. तो इट रिलेट्स विथ स्मॉलर ईयर एंड लिम्स. सो दिस सी ऑप्शन बिकम्स रॉन्ग. तो सी ऑप्शन बन जाता है आपका रॉन्ग. डी देख लेते हैं. एस्टिवेशन प्रिवेंट्स एक्सेसिव वाटर लॉस एंड इंटरनल बॉडी टेम्परेचर्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर. यस, एस्टिवेशन में क्या होता है, एक समर स्लीप बोला जाता है एस्टिवेशन को. तो समर स्लीप में जाने की वजह से क्या होगा कि जो वाटर लॉस है और जो इंटरनल बॉडी डैमेज है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ये अवॉइड हो जाएगा. यूजली ये समर्स में होता है, डेजर्ट्स वगैरह में देखा जाता है. तो दिस स्टेटमेंट इज राइट. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज Allen's law advocate that organisms in higher latitudes should be larger and fatter than those living in the equator. Now, fifth question पे आते हैं. Consider the following statements is or are correct with respect to POP, persistent organic pollutants. They undergo persistent pollutant organic pollutants के एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, जैसे DDT होता है, या आपका हो जाएगा PCBs. PCBs are polychlorinated biphenyl. So these are the persistent organic pollutants जो काफ़ी टाइम लेते हैं डिग्रेड होने में. They can undergo biomagnification and bioaccumulation. ये बिल्कुल सही है. बायोमैग्निफिकेशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि बायोमैग्निफिकेशन इज जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होता है ऑर्गेनिजम्स का, वैसे वैसे कंसंट्रेशन जो है इन केमिकल्स का वो बढ़ता जाता है. बायो एक्यूमुलेशन इज सिंपल कि कोई भी ऐसा केमिकल जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्यूमुलेट हो सके, दैट इज बायो एक्यूमुलेशन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, ये सही है. दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉन्ग रेंज एनवायरमेंटल ट्रांसपोर्ट विच मेक्स देम स्प्रेड वाइडली इन द एटमोसफियर. ये भी सही बात है कि वो दूर तक वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. स्टॉकहोम कन्वेंशन एम्स टू फेज आउट एंड एलिमिनेट द प्रोडक्शन ऑफ 26 POPs. अब देखो ये थोड़ा मेरे लिए फैक्चुअल स्टेटमेंट हो गई, बिकॉज ये 26 POPs की बात कर रहा है. स्टॉकहोम कन्वेंशन इज अबाउट POP, ये करेक्ट है. वो POP के बारे में है स्टॉकहोम कन्वेंशन, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट कि 26 POPs में होता है या नहीं होता है. तो इसको मैं रख लूँगा डिलेमा वाले में कि ये मुझे पूरी तरह से नहीं पता सही है या रॉन्ग है, और सिर्फ इसकी वजह से कि 26 POPs का मुझे नहीं पता है, तो इसको मैंने डिलेमा में रख लिया. दे आर सोल्यूबल इन वाटर. देखो ये सोल्यूबल नहीं होते वाटर में. अगर ये वाटर में सोल्यूबल होते तो बायोमैग्निफिकेशन नहीं हो पाता. भाई कोई भी केमिकल जो वाटर में सोल्यूबल है वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट ही नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि वो यूरिनेशन के थ्रू निकल जाएगा, है ना. तो दिस बिकम्स रॉन्ग. दे आर फैट सोल्यूबल, तभी तो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं. इफ यू रिमेंबर द विटामिन ए, देन यू हैव ई, डी भी आ जाता है, विटामिन डी भी होता है, विटामिन के भी होता है. ये हार्मफुल रहते हैं. इनका अगर लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाए तो दे हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट. वहीं विटामिन बी और सी के लिए ऐसी कोई बात नहीं बोली जाती. द रीजन बीइंग दीज विटामिन्स आर फैट सोल्यूबल. ये फैट सोल्यूबल हैं. तो फैट सोल्यूबल का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जहाँ भी फैट होगा ये वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो सकते हैं. ये विटामिन्स बी और सी होते हैं वाटर सोल्यूबल. तो अगर बॉडी में ये ज़्यादा हुए तो ये यूरिन के थ्रू निकल जाएंगे. सो दीज POPs कैन नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर. अगर ये सोल्यूबल हुए तो ये बायोमैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. सो डी ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाएगा और ये भी कट जाएगा. ना अब आपको चांस लेना है सी थर्ड वाले के ऊपर. तो यूजुअली माना यह जाता है कि जो बेसिक फैक्चुअल डेटा है UPSC अब उसमें थोड़ा कम मतलब कि आपको चेक कर रहा है कि उसमें ज़्यादा चेक नहीं करता. और दूसरा एक नॉर्मल सा ही डेटा उसने दिया. ऐसा नहीं बोला कि 200, 5000, 6000. उसने 26 POPs को आइडेंटिफाई किया है और उसके हिसाब से उसको बैन करना है. तो मैं इसको एक तरह से करेक्ट ही मान के चलूँगा. एंड द आंसर इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी ही आंसर है, ये सही है स्टेटमेंट. नाउ इस क्वेश्चन पे काफ़ी टाइम हमने वेस्ट कर दिया, तो लेट्स मूव फास्ट. Consider the following statement about CMS, Convention on Migratory Species. First statement, it is the only global
international organization established exclusively for conservation and management of terrestrial, aquatic, avian, migratory species. देखो ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट सही है गलत है, बिकॉज ये बेसिकली आपकी शंकर आइस की बुक में दिया हुआ है. एंड दिस स्टेटमेंट इज राइट. इट इज द ओनली ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए बनाया गया है. इंडिया होस्टेड 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. दिस इज राइट. इट हेल्ड इन गांधीनगर और एज फार एज आई रिमेंबर 2020 में ये सबमिट हुआ था. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. द मैस्कॉट फॉर CMS वॉज गिबी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ये सही रहेगा क्योंकि GIB जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर एंड ये है भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में. सो तीनों के तीनों ठीक हैं तो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी. सेवंथ, विद रेफरेंस टू इकोलॉजिकल पिरामिड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो ये हमें कंसिडर करना है इकोलॉजिकल पिरामिड के लिए. इकोलॉजिकल पिरामिड कैसे होते हैं? एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर्स, कि जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाते जाएंगे द नंबर इज गोइंग टू डिक्रीज. दूसरा होता है इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी. तो एक तो होता है आपका नंबर का, दूसरा होता है आपका एनर्जी का और तीसरा होता है आपका बायोमास का. तो एनर्जी वाला जो पिरामिड है वो हमेशा अपराइट होता है. नंबर और बायोमास वाले पिरामिड्स ये अपराइट भी हो सकते हैं और डाउन उल्ट इन्वर्टेड भी हो सकते हैं. पहला देख लेते हैं. द पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट इन ग्रास इकोसिस्टम एंड इन्वर्टेड इन पैरासिटिक इकोसिस्टम. देखो अपराइट का मतलब क्या हुआ कि जो नीचे वाले हैं वो ज़्यादा होंगे और ऊपर वाले कम होंगे. तो ये सही है. ग्रास इकोसिस्टम में क्या होगी? घास बहुत ज़्यादा होगी. घास को कौन खाएंगे? डियर. कम हो जाएंगे. डियर को कौन खाएगा? लाइन. तो और कम हो जाएगा. वहीं अगर आप पैरासिटिक की बात करोगे तो एक ऑर्गेनिज्म में मान लो एक लॉयन मर जाता है, लॉयन के ऊपर पैरासाइट्स आएंगे. तो एक लॉयन था उसके ऊपर हजारों करोड़ों पैरासाइट्स हो जाएंगे. तो इसमें इन्वर्टेड हो जाएगा ये क्या कहते हैं आपका पिरामिड. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. द पिरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट इन केस ऑफ एक्वेटिक बट इन्वर्टेड इन केस ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम. अब देखो बायोमास अगर आप एक्वेटिक में बात करोगे तो एक्वेटिक में क्या होता है? डेली के डेली फाइटोप्लैंक्टॉन्स ये मरते रहते हैं और बनते रहते हैं. फाइटोप्लैंक्टॉन्स बेसिक फूड है किसके लिए? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए. तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स का जो नंबर है वो यूजुअली क्या रहता है? कम रहता है विद रिस्पेक्ट टू दी हायर लेवल्स. सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका हो जाता है रॉन्ग. और ग्रासलैंड के अंदर इट इज़ अपराइट बिकॉज ग्रास ज़्यादा रहती है और डियर कम रहते हैं. तो ग्रास का जो बायोमास है वो ज़्यादा रहेगा रेदर देन दी organisms which are feeding on it या herbivores. So second statement becomes wrong. So your answer becomes option A, that is one only. I hope ये समझ आ गया होगा. ये important है तो एक बार ज़रूर अपनी इकोलॉजी के NCERT के जो 4 चैप्टर्स उनको विजिट करना, इसको ज़रूर समझ लेना अच्छे से. नेक्स्ट पे आते हैं. विद रेफरेंस टू इकोलॉजिकल सक्सेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सेकेंडरी सक्सेशन इज रिलेटिवली फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन. देखो प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है? प्राइमरी सक्सेशन होता है कि ये एक बैरन एरिया पड़ा है और यहाँ पे शुरू हुए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आने. तो सबसे पहले लाइकन आएंगे, लाइकन के बाद फिर थोड़े ब्रायोफाइट्स आएंगे, ब्रायोफाइट्स के बाद छोटे प्लांट्स आएंगे, फिर एनिमल्स आएंगे, इस तरह से आगे बढ़ेगा. सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि कोई डिजास्टर हो गया, फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गया, आग लग गई. उसकी आग लगने के बाद एक सबसे पहले एक बढ़िया सा इकोसिस्टम था, उसमें कोई डिजास्टर हुआ. डिजास्टर होने के बाद जब वो रिहेबिलिटेट होना शुरू होता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन. तो ऑब्वियसली रिहेबिलिटेशन जो है वो जल्दी होगा rather than the primary succession. So first statement is right. Microorganisms, lichens and mosses are the part of secondary succession. This is wrong. They are part of the primary succession. प्राइमरी सक्सेशन में हम देखते हैं मॉसेस आएंगे, लाइकन्स आएंगे सबसे पहले, उसके बाद धीरे धीरे हायर ऑर्गेनिज्म आने शुरू होंगे. सेकेंडरी सक्सेशन में क्या है? ऑलरेडी ग्राउंड्स प्रिपेयर्ड थे, बस बीच में एक डिजास्टर आ गया तो रिहेबिलिटेशन ईजी रहता है. सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज राइट. क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली. नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन. द पिटफॉल मैकेनिज्म ऑफ द प्लांट्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फंक्शन. देखो पिटफॉल का सीधा नाम आप याद कर रखोगे तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के साथ है. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी. तो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन. और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं
दे आर वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी. यूपीएससी पूछ लेता है इनके ऊपर. इंसेक्टिवोरस के ऊपर या एंडेमिक के ऊपर पूछेगा क्वेश्चन पक्का, इनमें से रहता है क्वेश्चन. या आपसे पूछ लेगा इन्वेजिव स्पीशीज के ऊपर भी. तो इन 2-3 एरिया से एक आधा क्वेश्चन पक्का मिल जाता है. तो ये आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर न्यूट्रिएंट साइकिल के रिगार्डिंग है क्वेश्चन. द फॉस्फोरस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड वाटर क्वालिटी. ऑब्वियसली सेंट्रल रोल प्ले करेगा एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर ही, वाटर क्वालिटी के अंदर भी. क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस इज अ मेजर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स. अगर आप देखोगे तो वी हैव फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स ऑल्सो, है ना, होते हैं ना फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स. तो यानी अगर फर्टिलाइजर है तो इट इज अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट. तो फॉस्फोरस वाटर क्वालिटी में तो रहेगा ही. अगर ज़्यादा होगा तो वाटर क्वालिटी बेकार हो जाएगी, नहीं हुआ तो भी बेकार हो जाएगी. फॉस्फोरस एंटर्स द साइकिल थ्रू इरोजन एंड माइनिंग एक्टिविटीज. यस, वी हैव फॉस्फेट रॉक्स वगैरह होते हैं, तो इरोजन और माइनिंग के थ्रू ही फॉस्फेट जाता है. ये आपको कभी भी एटमॉस्फेयर या एयर के थ्रू नहीं मिलेगा फॉस्फोरस. जैसे एयर के थ्रू आपका कार्बन या नाइट्रोजन साइकिल ऑपरेट होता है, बट फॉस्फोरस इज ऑपरेटेड थ्रू दिस इरोजन माइनिंग इन एक्टिविटीज के थ्रू. फॉस्फोरस इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ एल्गी इन दी लेक्स. इनहिबिट क्यों करेगा? इट इज अ न्यूट्रिएंट, तो ये तो प्रमोट करेगा. सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. सो दिस वर्ड इज रॉन्ग हियर. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 ओनली. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विद रेफरेंस टू सब्सिडरी अलायंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देखो कभी भी कोई वर्ड आता है तो जस्ट ट्राई टू हैव अ लिटिल बैकग्राउंड अबाउट इट. अगर वो बैकग्राउंड आपके दिमाग में रहेगा तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस कम होंगे. सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली. तो लॉर्ड वेलेस्ली ही रिमेन्ड एज द गवर्नर फ्रॉम 1789 to 1805. एंड फर्स्ट स्टेट जो सब्सिडरी अलायंस में आई थी दैट वाज हैदराबाद. हैदराबाद वाज द फर्स्ट स्टेट दैट वाज इंक्लूडेड एज द सब्सिडरी अलायंस स्टेट. उसके बाद मैसूर एंड देन अवध. एंड लॉर्ड वेलेस्ली ही इज ऑल्सो फेमस for which fourth Anglo-Mysore War and second Anglo-Maratha War. तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है. कभी भी किसी भी गवर्नर जनरल का नाम याद आए, किसी का भी नाम आपके सामने आ जाए, ट्राई टू मेंबर किस ईयर से किस ईयर तक वो गवर्नर जनरल रहा था और कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स उसके अंदर हुए थे. तो इससे आपकी हिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी. तो ट्राई टू लर्न हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द गवर्नर जनरल्स. नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं. द इंडियन स्टेट वॉज टू सरेंडर इट्स एक्सटर्नल रिलेशन. यस, सब्सिडरी का मतलब ही ये था कि आपकी जो एक्सटर्नल रिलेशन है वो कौन रेगुलेट करेंगे? ब्रिटिशर्स रेगुलेट करेंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. द इंडियन स्टेट वॉज टू एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेजिडेंट एट द हेडक्वार्टर्स. बिल्कुल, एक रेजिडेंट रहेगा तभी तो वो चेक कर पाएंगे कि वो स्टेट उनके अगेंस्ट काम नहीं कर रही है. तो देयर हैज टू बी वन रेजिडेंट एज वेल. द स्टेट शुड एम्प्लॉय यूरोपियंस इन इट्स सर्विस विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द कंपनी. नहीं, कैसे एम्प्लॉय कर लेगा यूरोपियंस को? क्योंकि यूरोपियंस का मतलब है डच, पोर्तुगीज या स्पेनिश भी हो सकते हैं. वैसे इंडिया में स्पेनिश नहीं थे पर डच एंड पोर्तुगीज हो गए. तो ब्रिटिशर्स अपने कंपटीटर्स को क्यों अपॉइंट होने देंगे? तो दे कैन नॉट अपॉइंट यूरोपियंस इन द सर्विसेज. सो थर्ड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 2 ओनली. और सब्सिडरी अलायंस में ऐसा भी था कि द ब्रिटिशर्स विल मेंटेन एन आर्मी, और वो आर्मी किसके एक्सपेंस में मेंटेन की जाएगी? इस इंडियन स्टेट के एक्सपेंस में मेंटेन की जाएगी. नाउ नेक्स्ट चलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एज वी नो, डलहौजी इंट्रोड्यूस्ड इन इट and it was from 1848 to 1856. And states like Satara, Sambhalpur, Udaipur, Nagpur, Jhansi and Awadh were occupied through the policy of doctrine of lapse. Now, first statement, Indian state would automatically lapse or annexed by the British if the ruler died without a natural male heir. Right, correct है. Indian state would automatically lapse or annexed by the British if the ruler was incompetent. ये भी सही होगी. Incompetent हुआ या कोई male heir नहीं हुआ तो the state will be occupied by the British. It would be applicable only for the states which have been created by British East India Company. ये गलत है. वो इंडिया की सारी स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल था. क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी ब्रिटिश की कि अपने एरिया को कैसे बढ़ाया जाए इंडिया के अंदर. सो द आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 2 ओनली. करेक्ट पूछा है उसने. तो यू हैव टू मार्क द कीवर्ड्स. पूछा क्या है. नेक्स्ट 13th,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. थ्रू द ट्रीटी ऑफ कैलकटा, ये कीवर्ड, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गोट दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. देखो ट्रीटी ऑफ कैलकटा पहली बात तो मैंने नहीं सुना. दूसरी बात क्या है, दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी. तो किसी ऐसी ट्रीटी के थ्रू हुआ होगा जो इंपॉर्टेंट हो. तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. इट वॉज ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद थ्रू विच दीवानी राइट्स वर occupied were given to Britishers. In 1765, East India Company annexed oath and established direct control over it. ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. जो अवध थी वो तो उसने पहले ही एस्टेब्लिश कर ली थी. नेक्स्ट ये जो अवध थी ये तो लास्ट बाद में अनेक्स हुई थी. सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज नीदर वन नोर टू. क्वेश्चन नंबर 14. बीजक इज अ कंपोजिशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द संत दादू दयाल. ये रॉन्ग है. बीजक वॉज रिलेटेड विद कबीर, तो इट वॉज कबीर बीजक. तो द फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. जो संत दादू दयाल थे, ही वॉज अ सेंट मेनली फॉर इन राजस्थान. वो राजस्थान में थे या राजस्थान से थे, और उन्होंने जो लिखा था वो था कबीर ग्रंथवाणी. तो ही वॉज रिलेटेड विद कबीर ग्रंथवाणी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. द फिलॉसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज प्रोपाउंडेड बाय माधवाचार्य. ये गलत है. इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय वल्लभाचार्य. माधवाचार्य, ही वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ द द्वैत फिलॉसफी. जो पुष्टि मार्ग की फिलॉसफी है वो वल्लभाचार्य की, और माधवाचार्य की द्वैत की फिलॉसफी. तो द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट विच इज करेक्ट. सो नीदर वन नॉर टू, ऑप्शन डी. Next is with reference to Tolka PM, again in a very important document, consider the following statement. Illutikaram, Solatikaram and Porulatikaram are the three books. ये correct है. It is a work on Tamil grammar. ये बिल्कुल right है, ये पता होना चाहिए आपको. It provides information on the political and socio-economic conditions of the Sangam age. ये भी right है. So all the three statements are right. Answer becomes option D. सो आई होप ये मतलब कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन तो कर सकते हो इसको. इट शुड नॉट बी रॉन्ग. बस्ट्रोफेड्रॉन मेथड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द एशियन हिस्ट्री. देखो बस्ट्रोफेड्रॉन को हम कहाँ पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं हड़प्पन के अंदर. और हड़प्पन में भी फिर रिमेंबर जो स्क्रिप्ट थी वो उल्टी ऐसे लिखी जाती थी, इस तरह से, और इस तरह से लिख के वो ऐसे जाती थी. तो इट वॉज समथिंग लाइक दिस. मतलब जैसे अगर मुझे लिखना है कि बस्ट्रोफोन मेथड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री, तो मैं इसको अगर उल्टा लिखूंगा, बस्ट्रोफेड्रॉन मेथड वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री. वो इस तरह से चलती थी. तो दिस वाज अबाउट द स्क्रिप्ट दैट वाज यूज्ड इन हड़प्पन, जो एक दो सील्स पे मिली है उनके. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी. इट वॉज नॉट ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, बीट एंड ज्वेलरी मेकिंग भी नहीं था, डोमेस्टिकेशन भी नहीं था. इट वॉज द स्क्रिप्ट. लैंग्वेज के साथ रिलेट करता है. विच ऑफ द फॉलो विद रेफरेंस टू द कार्नेटिक म्यूजिक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पल्लवी, वर्मन एंड राग मीला आर द पार्ट ऑफ द कार्नेटिक म्यूजिक. बिल्कुल, पल्लवी, वर्मन एंड रागा मलिका ये तीनों के तीनों कार्नेटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक के पार्ट हैं. तो यू कैन से इट राइट. अगर नहीं पता तो गोला लगा सकते हो, वैसे पता होना चाहिए, बेसिक है कार्नेटिक का. Then त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितियार and पुरंदर दास are the trinity of the Carnatic music. Trinity of Carnatic music important है, you should know all the three names. तो it was not पुरंदर दास, it was श्यामा शास्त्री. The person was श्यामा शास्त्री, त्यागराज and मुथुस्वामी दीक्षितियार. They were the trinity of the Carnatic music. So ये आपको पता होना चाहिए. This statement is wrong. Then third one is तबला, सारंगी, सितार एंड संतूर आर द मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द कार्नेटिक म्यूजिक. देखो तबला आपने देखा हो अगर, तो इफ यू रिमेंबर एक एड आती थी ताज की, वाह ताज. उस एड में द फेमस पर्सन वाज प्लेइंग द तबला. सो तबला शुड नॉट बी विद रिस्पेक्ट टू कार्नेटिक, इट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू हिंदुस्तानी. और कभी भी आप देखो तबला कभी नहीं होता कार्नेटिक म्यूजिक स्टाइल में. बट ये बात आज वाली जो ऐड है ये काफ़ी पॉपुलर थी, दैट्स वाई गिव दिस नेम टू यू.
तो जो तबला है इट इज़ रिलेटेड विद हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो तबला हो गया, सारंगी हो गया, सितार हो गया, संतूर हो गया, ये सब के सब हिंदुस्तानी म्यूजिक के साथ रिलेट करते हैं, ना कि कार्नेटिक म्यूजिक के साथ। तो आंसर बिकम्स थर्ड, तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगी, और जैसे आप थर्ड को रॉन्ग करोगे तो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए। तो अगर आपको फर्स्ट और सेकंड नहीं भी पता तो भी आप आंसर पे आ सकते हो, और ये बहुत ही विजिबल चीज़ है। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बिल्कुल डायरेक्ट हो रहा है ये क्वेश्चन, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द आंसर इज ऑप्शन ए, वन ओनली। देखो इन्हीं चीज़ों का ध्यान देना है बच्चे आपको। हो सकता है पहली दो स्टेटमेंट आपको ना पता हो, पर थर्ड स्टेटमेंट तो आपको पता होनी ही चाहिए। तो बेसिक डिफरेंस है हिंदुस्तानी और कार्नेटिक के बीच में। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको पहले थोड़ा तंग करता है लेकिन लास्ट में आंसर देके जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। विद रिस्पेक्ट टू द बाहमनी किंगडम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस नोन एज खलीसा। So this is wrong because Khalisa was the part of the land that was with Sultan, जिससे सुल्तान के एक्सपेंसेस चलते थे। तो इट वॉज नॉट खलीसा, इट वॉज तरफ्स। तो अब दो वर्ड्स आपको मिल गए हैं, तरफ क्या होता है, खलीसा क्या होता है, नोट दैट डाउन, उनको लिख लो। देन मोहम्मद गवन वॉज द मोस्ट फेमस एम्परर ऑफ द ब्राह्मणी किंगडम। तो ही वॉज नॉट द एम्परर, ही वॉज द रीजेंट ऑफ मोहम्मद शाह थ्री। मोहम्मद शाह थ्री जो था ब्राह्मणी किंगडम का इंपॉर्टेंट रूलर था, लास्ट में आया था। तो ही वॉज द रीजेंट, वो उसका आदमी था मोहम्मद शाह थ्री का। सो सेकेंड स्टेटमेंट ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग। थर्ड, कोर्ट नोबल्स वॉज कैटेगराइज एट दखनीज एंड अफकवीज। अफकवीज ये सही है, अगर बामनी किंगडम को थोड़ा पढ़ा है तो आपको दिख जाएंगे दोनों वर्ड्स। फोर्थ, The empire was disintegrated into Nizam Shahi, Qutub Shahi, Barid Shahi, Imad Shahi and Adil Shahi kingdoms. This is also correct. वो 5 parts में divide हो गया था kingdom. तो these were the names of it. So answer becomes option C, that is 3 and 4. It is asking correct. Next 19. Which of the following was not built by Alauddin Khilji? Hazar Sutun पता नहीं। पुराना किला ऑफ दिल्ली, पुराना किला ऑफ दिल्ली was built by हुमायूं। ये तो पता होना चाहिए ना कि किसने कौन इंपॉर्टेंट फोर्ट्स का पता होना चाहिए। देन सिरी फोर्ट वाज बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी एंड हौज खास वाज बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। अगेन एलिमिनेशन से होगा क्वेश्चन। पुराना किला है, हुमायूं ने बनाया था। यू शुड बी नोइंग कि जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं इंडिया के, उन्होंने कौन सी मॉन्यूमेंट्स बिल्ट करवाई हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आर्टिकल कौन से आर्टिकल में मिलता है, आर्टिकल 300A। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज फंडामेंटल राइट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। येस, इट वॉज ओरिजिनली फंडामेंटल राइट, बट देन इट वॉज मूव्ड एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया उसको। राइट टू प्रॉपर्टी इज अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। अब ये स्टेटमेंट थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल लगती है कि सिटीजन्स को हो या बाहर वालों को भी हो। तो देखो राइट टू प्रॉपर्टी क्या होता है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी, लैंड हो सकता है, कंपनी भी एक प्रॉपर्टी है, आपका डॉक्यूमेंट भी एक प्रॉपर्टी है, आपके पास अगर आईपैड है तो वो भी एक प्रॉपर्टी है, आपका मोबाइल फ़ोन भी एक प्रॉपर्टी है, आपके क्लोथ्स भी एक प्रॉपर्टी है। तो सिर्फ इंडियंस के पास क्यों होगा? अगर फॉरनर आके इंडिया में कंपनी खोलता तो उसके पास भी तो वो राइट टू प्रॉपर्टी आ गया ना, अगर उसने लीगल मीन्स से लिया है। तो दिस शुड बी रॉन्ग। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका हो जाएगा रॉन्ग। जैसे ही थर्ड रॉन्ग होगा तो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 only. Next, in which of the following judgments the Supreme Court held that preamble is a part of Constitution? तो वो preamble is a part of Constitution लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली दिया हुआ है। इट इज केशवानंद भारती केस में बोला है, देन इसमें भी बोल दिया था, LIC केस ऑफ इंडिया में बोला था, पर केशवानंद भारती केस वॉज डायरेक्टली मैंशनड। बेरूबारी केस में सिर्फ इतना बोला गया है कि इट कैन बी यूज्ड एज अ रेफरेंस, पर इंटरनल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताया गया उसे। सो फर्स्ट को हम रॉन्ग कर देंगे। यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन बी एंड सी। तो अगेन LIC ऑफ इंडिया केस को थोड़ा डिटेल में पढ़ा है या उसको थोड़ा ढंग से पढ़ा है तो ही आपको याद रहेगा। सो यू आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस, ऑप्शन बी एंड सी। आंसर इज ऑप्शन सी, बट स्टिल 50-50 पे तो आ ही जाओगे। अब देखो मेरे 50-50 कहने का सिंपल सा मतलब ये है बच्चे कि ऐसे हो सकता है कि आपके 10 to 15 क्वेश्चन हो जिसमें 50-50 ऑप्शन आपके पास रहे चूज़ करने के लिए, तो हम यूजुअली छोड़ देते हैं उन क्वेश्चंस को, वो छोड़ने नहीं है। अगर इन 10 से 15 क्वेश्चन में आपके 5 ठीक हुए और 10 गलत हुए तो भी आपको 2 क्वेश्चन का एटलीस्ट बेनिफिट हो जाता है।
यानी 4 मार्क्स का बेनिफिट हो जाता है। तो 50-50 वाले करने हैं और थोड़ा ऑनेस्टली करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन ठीक होते हैं उन्हें मान लेते हैं कि हमें आते थे। पर इफ़ यू आर आइडेंटिफाइंग कि मुझे सिर्फ 50-50 ही पता था इन दोनों का, तो यू हैव टू कंसिडर कि 50-50 वाले में इसको कंसिडर करोगे। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग DRDA. They are statutory bodies formed to implement the social support activities of union and state at the district level. So this statement is wrong. They are not the statutory bodies. They are registered under Societies Registration Act. तो स्टेट्यूटरी तो नहीं है क्योंकि हमें कोई एक्ट भी नहीं पता इसका, तो दिस इज रॉन्ग। आफ्टर 73rd अमेंडमेंट एक्ट दे हैव बीन मर्ज्ड विद द डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। दिस इज अगेन रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। तो यू कैन से इट इज़ अ मॉडरेट क्वेश्चन, थोड़ा अवेयरनेस है तो ही इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट, द थर्ड शेड्यूल मेंशंस द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ। देखो अब थर्ड शेड्यूल ओथ की बात करता है। मैं इसको कैसे याद रखता हूँ शेड्यूल्स को, ओथ है तो TH, तो ओथ मीन्स थर्ड। यूनियन मिनिस्टर की होगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होगी, प्रेसिडेंट और जो गवर्नर की ओथ है वो उनके आर्टिकल्स में दी हुई है। इफ यू सी द आर्टिकल्स दैट आर मेंशन्ड, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की ओथ आर्टिकल्स में दी हुई, तो थर्ड शेड्यूल में नहीं है, तो ये कट जाएगा। देन कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन टू पार्लियामेंट, ठीक है, इसकी भी वैसे होती है। नाउ चेक कर लेते हैं ऑप्शंस को। थर्ड को हम लोग हटाएंगे तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। तो इफ़ यू आर अवेयर कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की ओथ होती है या नहीं होती है, या प्रेसिडेंट और गवर्नर की ओथ कहाँ पर होती है, तो यू कैन कम टू द आंसर। आंसर इज ऑप्शन सी। 24th, गिवन बिलो आर द आर्टिकल्स कोरेस्पॉन्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर। आर्टिकल 48 प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखो अब ये बात ध्यान रखना, जो हमारे एनवायरमेंट की बात है वो 1970s में शुरू हुई है, जब पहली एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसलिए हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आई, 1972 में। इससे पहले एनवायरनमेंट की कभी बात नहीं की गई है। तो 1972 के बाद ही सारी आई है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया, 1980 में आया है। देन वाइल्ड एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट, तो जो भी एक्ट्स आई हैं, या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट जो आया है, वो सब 1970s के बाद आई हैं। तो हुआ ये था कि आर्टिकल जो ऐड हुआ था वो 1970 के बाद ऐड हुआ है। तो अगर कोई आर्टिकल बाद में ऐड हुआ है तो इट शुड बी इस तरह से कुछ डिनोट करता है। 48A हो सकता है, 48B हो सकता है। तो व्हाट आई हैव रिमेंबर्ड इज दैट एनवायरनमेंट के साथ आर्टिकल रिलेट करता है 48A, क्योंकि ये बाद में आया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा और सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा। एक्चुअली ये दोनों को इसने इंटरचेंज कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री रिलेट्स विद आर्टिकल 48 एंड this protection and improvement of environment relates with article 48A. So first and second are wrong. Article 51 is promotion of international peace and security. The answer becomes option C, that is 3 only. Next is with respect to ruling in the Champak Dorai Rajan case of 1951. तो इसी ये बोलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव टू कंफर्म टू एंड रन एज सब्सिडी टू द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इनिशियल फेज में यही था कि फंडामेंटल राइट्स हैव प्रायोरिटी ओवर DPSP। तो स्टेटमेंट सीम्स टू बी राइट। फंडामेंटल राइट्स हैव टू कंफर्म टू एंड रन एज सब्सिडी टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये गलत है, क्योंकि इट केम लेटर ऑन, जब DPSP को ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू की हमने। और DPSP को तवज्जो कब देनी शुरू की, जब हमारा सोशलिस्ट एटीट्यूड आया टूवर्ड्स अवर सोसाइटी। देन DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स आर एट इक्वल पेडेस्ट्रल, ये लास्ट में था जो बैलेंस एक हमने बनाया फंडामेंटल राइट्स और DPSP के लिए। और जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, जब ये चीज़ थी पहले फंडामेंटल राइट्स आर अबव टू DPSP, तभी तो द अमेंडमेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन विच इट वाज सेड कि आर्टिकल 39 और 38 और 39 को इम्प्लीमेंट करते वक्त फंडामेंटल राइट्स उन पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो दैट वाज द केस। सो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट, सेकंड और थर्ड रॉन्ग हो जाएंगी। और फंडामेंटल राइट्स कुड नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय एनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इनिशियल फेज में यही बोला था कि पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं कुछ भी अमेंड करने के लिए। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए। इट वाज इन 1973 जब केशवानंद भारती केस आ रहा, जिसमें बोला गया था फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक स्ट्रक्चर हैम्पर नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स को फिर भी हम लोग अमेंड कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 26, द स्टेट शैल एक्ट्स
direct its policy towards securing that the ownership and control of metal resources to a community are so distributed so as to best serve the common good. तो ये आपका DPSP हो जाएगा. नेक्स्ट है देयर इज अ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. तो ठीक है. थर्ड इज ऑल द सिटीजन्स men and women are equally have the right to an adequate means of livelihood. Then the state shall direct its policy towards securing that the operations of the economic system does not result in concentration of wealth and means of production to the common detriment. अब ये पूछ रहा था enforcement of which of the following DPSP through law cannot be held void on the grounds of contravention to fundamental right 14 and 19. देखो फर्स्ट वाला क्या है. फर्स्ट वाला कह रहा है कि ओनरशिप और कंट्रोल जो है वो कम्युनिटी के पास हो. तो ये सही लग रहा है. इक्वल पे फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. अगर हम इक्वल पे के लिए जाएंगे तो वुमेन के लिए जो जेंडर एम्पावरमेंट है वो नहीं कर पाएंगे. तो ये गलत हो जाएगा. देन अगेन ये जेंडर एम्पावरमेंट के साथ ही आ जाएगा. तो ऑप्शन 2 and 3 बिकम्स रॉन्ग. सो आंसर बिकम्स 1 and 4. दैट इज 1 and लास्ट हो जाएगा. और ये जो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट है थोड़ी जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट है. तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ. आर्टिकल 27 द framers of the constitution made directive principles non justiciable legally and enforceable because. क्यों नहीं बनाए थे? इजी क्वेश्चन है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास. सेकंड इज दे डू नॉट कंसिडर द ड्यूटी ऑफ द स्टेट. ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. क्यों ड्यूटी नहीं है? ड्यूटी तो है ही DPSP को इम्प्लीमेंट करने की. थर्ड वन द प्रेजेंस ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस इन कंट्री वुड स्टैंड इन द वे ऑफ. ये बिल्कुल सही है. डाइवर्सिटी और बैकवर्डनेस जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं चैलेंज तो क्रिएट करती है. द न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट इंडिया स्टेट विद इट्स many preoccupations might crushed under the burden less it was free to decide the order, the time, the place or mode of fulfilling them. So again 3 and 4 they are more appropriate and very right statement. So answer becomes option D. Next is consider the following statement with reference to Pinaka rocket system. तो ये करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन बन जाता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज has been developed jointly by Pune-based Armament Research and Development Establishment and High Energy Material Research Laboratory. This statement is right. The range version of the Pinaka rocket system can destroy target at a distance of about 45 kilometers. ये भी right है. तो basically this question is based upon your knowledge. तो knowledge है तो कर पाओगे, नहीं तो गलत होने के chances बढ़ जाते हैं. So answer becomes option C, both 1 and 2. With reference to use of microbes as industrial products, consider the following statement. Aspergillus niger is a producer of the citric acid. ये right है. 9th and 10th के NCERTs please go through them. ये चीज़ें वहाँ दी हुई हैं. And if possible, please go through your 11th class NCERT of biology in which classification chapter is given. उसके हिसाब से important हो जाता है. Next. ईस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस. यस, ईस्ट यूज़ किया जाता है. घर में भी हम ईस्ट को यूज़ करते हैं कर्ड वगैरह बाकी चीज़ें बनाने में, इडली वगैरह बनाने में. स्टैटिन्स आर यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स. इज अ फंगस. ये स्टेटमेंट भी राइट है. स्टैटिन्स आर रिलीज्ड बाय ईस्ट एंड ईस्ट इज अ फंगस. सो ऑल द 3 आर करेक्ट. आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 and 3. Recently the term Lux Zeppelin seen in news is related to which of the following? Dark matter detector, then you have GM crop species, new cyber detection technology and space debris detector. तो it was basically in news, जुलाई 2020 की न्यूज़ है ये. तो it relates with dark matter detectors. So answer becomes option A. The next is question number 31. Meteoroids are objects in space that size from dust grains to small asteroids. Yes. स्पेस में जितने भी आपके स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे छोटे होंगे, जो प्लेनेट से छोटे रहेंगे, उसे हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स, उसे हम बोलते हैं मीटेरॉइड्स. व्हेन मीटेरॉइड्स एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर दे आर कॉल्ड मीटेरॉइड. दिस इज आल्सो राइट. जब वो अर्थ एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे तो उसे मीटेरॉइड बोलते हैं. और जो बोलते हैं शूटिंग स्टार, वो ये मीटेरॉइड से होते हैं. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2. द नेक्स्ट इज नॉन फंजिबल टोकन्स के ऊपर क्वेश्चन है. लास्ट ईयर यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था इस पे. एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म कैन बी एन एनएफटी. देखो एनएफटी क्या होता है? एनएफटी एक तरह से आपकी ना रजिस्ट्री होती है. जैसे आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है ना, तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री क्या होती है? फिजिकल एसेट है वो. आपकी जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, तो एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है. एनएफटी होता है डिजिटल एसेट्स के लिए.
जैसे मान लो मैंने कोई क्लास ली, तो मैं क्लास को अगर एनएफटी में कन्वर्ट कराऊंगा तो उसका एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। वो डॉक्यूमेंट मैं जिसे दूंगा, अब वो ओनर होगा उस क्लास का, उस मटेरियल का। या मान लो किसी ने कोई पेंटिंग बनाई, एम एफ हुसैन ने मान लो कोई पेंटिंग बनाई हो जैसे इन डिजिटल फॉर्मेट, तो हो सकता है ना डिजिटल फॉर्मेट में वो पेंटिंग कॉपी होती रहे, तो उस कॉपी को होने से बचाने के लिए, और जिसके पास वो है पेंटिंग डिजिटल फॉर्मेट में, उसको उसकी पूरी ओनरशिप देने के लिए कि उसके पास ही उसकी ओनरशिप है, तो एनएफटी टोकन्स क्रिएट किए जाते हैं। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है जो आइडेंटिफाई करता है कि ये डिजिटल एसेट इसी बंदे के पास है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड, एनएफटीज कैन हैव मल्टीपल ओनर्स एट अ टाइम, ये रॉन्ग है। एनएफटी का एक ही ओनर होगा। इट इज बेस्ड अपॉन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और ओनरशिप एक के पास रहेगी, यही तो ऑब्जेक्टिव एनएफटी का, जिससे कि कॉपी ना कर पाए कोई उसे। तो सेकंड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग, आंसर बिकम्स ऑप्शन ए। द ड्रग नेम्ड isoniazid, rifampin, bedaquiline and delamanid are related to treatment of which disease? तो रिसेंटली न्यूज़ में भी था, जॉनसन एंड जॉनसन ने बेडाक्विलिन की पेटेंट के लिए इंडिया को अप्रोच किया था, जो इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ट्यूबरक्यूलोसिस। क्वेश्चन नंबर 34, consider the following statement. Double asteroid redirection test DART is undertaken by European Space Agency. So it is not by European Space Agency, it is by NASA. NASA के अंडर है ये. So you have to make a list of the recent last 2 years के जितने भी आपके ये स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, वो किस किस के अंडर आते हैं, वो लिस्ट आपको एक बना लेनी है. Then DART is designated to deflect an asteroid to change its motion in space through kinetic impact. ये राइट है. वो चाहता है कि अगर मान लो कोई एस्टेरॉयड इंडिया की तरफ आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए. James Webb Space Telescope and the Hubble Telescope are used to track the spacecraft and keep an eye on the asteroid to see the impact. नॉर्मल जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट लग रहा है, कुछ लग नहीं रहा कि गलत हो सकता है इसके अंदर, तो इसको हम करेक्ट ही मानेंगे. सो क्वेश्चन इज आस्किंग विच इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है. सो हियर द आंसर बिकम्स ऑप्शन ए. 2 और 3 को तो आप काट ही दोगे. सो आंसर इज ऑप्शन ए, 1 ओनली. विथ रेफरेंस टू टैक्स एक्सपेंडिचर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. देखो टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है. टैक्स एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट कुछ कंसेशंस देती है, गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है, तो दैट इज द टैक्स एक्सपेंडिचर. और सब्सिडी किसके ऊपर की, अगर आपने जल्दी टैक्स भर दिया तो हम गवर्नमेंट आपको इतना सब्सिडी दे देगी. जैसे कई बार होता है ना कि कोई गवर्नमेंट डेट दे दे कि इतने तक आप इस डेट तक आप अपना टैक्स भरते हो तो आपका जो टैक्स रेट है वो कम रहेगा, आपको पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी. तो दैट इज नोन एज टैक्स एक्सपेंडिचर. तो क्लियर रखना. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज द अमाउंट स्पेंट बाय गवर्नमेंट टू कलेक्ट हिज टोटल टैक्स रिसीप्ट्स. ये रॉन्ग है. ये वो अमाउंट बिल्कुल नहीं है जो गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करने के लिए भरती है. It is the foregone tax that the government should have collected, but वो concessions देने की वजह से collect नहीं कर पाता. तो it is the opportunity cost of taxing. Second, it shows the extent of indirect subsidy enjoyed by the taxpayer. Second statement is right कि yes, it is the indirect subsidy जो मिलती है taxpayer को country के अंदर. So answer becomes option B, that is 2 only. Next is, Which of the following will not help in targeting inflation? इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिक्विडिटी को कम करना पड़ेगा. तो जो भी चीज़ लिक्विडिटी को बढ़ाएगी वो रॉन्ग होगी. इंक्रीज इन रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लिक्विडिटी हो जाएगी कम. तो दिस इज गोइंग टू डिक्रीज द इन्फ्लेशन. डिक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट. देखो अगर रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, जो बैंक्स के पास पैसा आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है और उनसे बॉन्ड्स खरीद ले. सॉरी, आरबीआई बैंक से पैसा लेगा और पैसा लेने के बाद क्या करेगा, उनको बॉन्ड्स दे देगा. तो इससे क्या होगा, जो बैंक्स को अगर कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो बैंक्स आरबीआई के पास पैसा नहीं रखेंगे. तो पैसा कहाँ रहेगा, मार्केट के अंदर, यानी लिक्विडिटी क्या रहेगी, हाई. सो दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग. ये इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा ना कि कम करेगा.
सो सेकंड इज राइट विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट. इंक्रीज इन सेविंग रेट, अगर सेविंग रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, लिक्विडिटी हो जाएगी कम, तो जिससे इन्फ्लेशन के ऊपर भी क्या पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट. सो दिस इज गोइंग टू डिक्रीज द इन्फ्लेशन. फोर्थ वन, इंक्रीज इन टैक्सेस. टैक्सेस से अगेन क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी कम, और जिससे क्या होगा, लिक्विडिटी होगी कम. सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू टारगेट द इन्फ्लेशन. सो आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज 2 ओनली. Decrease in reverse repo rate is not going to target the inflation, is not going to help in targeting of inflation. So reverse repo rate should also increase. Question number 37. Consider the following statement about retail direct scheme. तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम का मतलब ये था कि गवर्नमेंट, देखो कभी कोई स्कीम आती है तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. ऐसा नहीं है कि उसके ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व कर लोगे. तो एक अगर बेसिक आइडिया है तो आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी. तो अगर रिटेल डायरेक्ट स्कीम की हम बात करें तो इसमें क्या था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं वो डायरेक्टली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे आप या मैं हो गए, हम लोग खरीद पाएँ. तो गवर्नमेंट ने अब ये ऑप्शन अलाउ कर दिया. पहले क्या तो सिर्फ बैंक्स ही खरीद सकते थे. तो इट विल अलाउ रिटेल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. ये स्टेटमेंट सही है. नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर्स आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन द स्कीम. देखो नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर्स वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर, The investor will be able to invest in government-backed securities and state development loans through the scheme. बिल्कुल सही है, ये कर सकते हैं. स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के अंदर भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर भी कर सकते हैं. यही तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 and 3. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेटेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो क्रेडिट साइड का मतलब क्या है कि जो पैसा हमें मिल रहा है, अगर इम्पोर्ट कराते हैं तो किस पे आ जाएगा, वो डेबिट साइड पे आएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. रिसिप्ट ऑफ द ग्रांट्स, अगर ग्रांट्स मिले तो क्रेडिट होंगे, पैसे में मिले हैं. रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द डोमेस्टिक कंट्री, अगर आपने लोन रीपे किया तो आपने पैसे दिए हैं तो वो आएगा डेबिट साइड पे. देन पेमेंट ऑफ एनुअल रिटर्न्स ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर गवर्नमेंट एनुअल सिक्योरिटीज के ऊपर पे कर रहा है तो वो भी आएगा डेबिट के अंदर, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज 2 ओनली. The next is, which of the following statements best describe the term screwflation in Indian economy? Screwflation बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए. स्क्रूफ्लेशन का मतलब ये होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर तो इन्फ्लेशन है और कुछ के अंदर डिफ्लेशन है. एक होता है ना, एक तो जनरल प्राइस राइज, वो तो इन्फ्लेशन हो गया कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स में, चाय हो या आपकी कार हो, सबके अंदर इन्फ्लेशन है. स्क्रूफ्लेशन का मतलब ये होता है कि मान लो से चाय या बेसिक नीड्स के अंदर तो इन्फ्लेशन आया हुआ है, फूड ग्रेन्स के अंदर इन्फ्लेशन है, जो लग्जरी गुड्स है, जो अदर गुड्स हैं उसके अंदर डिफ्लेशन है. तो दैट इज नोन एज स्क्रूफ्लेशन. सो स्टेटमेंट देख लेते हैं. तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्टली डिफाइन करती है स्क्रूफ्लेशन को. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन व्हेन एन इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू इन्फ्लेशनरी प्रेशर. अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर के थ्रू कोई इकॉनमी जा रही है तो आप क्या मेजर्स लोगे, यानी इन्फ्लेशन है. इन्फ्लेशन अगर है तो आपको क्या करना है, लिक्विडिटी को करना है कम. तो कोई भी ऐसी चीज़ जो मार्केट से पैसा कम करेगी वो इन्फ्लेशन को कम करेगी. तो अगर आपने डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए तो क्या होगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी. तो दिस इज राइट. इंटरेस्ट रेट शुड बी रिड्यूस, अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हुए तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी क्योंकि लोन लेना आसान हो जाएगा. तो इन्फ्लेशन क्या होगा, इससे इंक्रीज होगा. तो दिस बिकम्स रॉन्ग. पब्लिक स्पेंडिंग शुड बी इंक्रीज्ड, पब्लिक स्पेंडिंग अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा. तो दिस ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग. सो डायरेक्ट है ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली. नेक्स्ट, नासा सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी रिसेंटली ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ कोरोनल होल्स इन द अल्ट्रावायलेट लाइट. Which of the following statement accurately defines the term coronal hole? कोरोनल होल को कौन सी स्टेटमेंट डिफाइन करती है एग्जैक्टली? तो कोरोनल होल्स क्या होते हैं, ये होते हैं आपके सन के अंदर कुछ ब्लैक स्पॉट्स बन जाएंगे जहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा, तो उन्हें हम बोलते हैं कोरोनल होल्स. तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अर्थ के ऊपर पड़ता है कि कितनी लाइट अर्थ को मिल रही है. फर्स्ट, इट इज़ द रीजन इन स्पेस वेयर स्पेस डेब्री इज डिस्पर्स्ड बिटवीन 2 ऑर्बिट्स, ये रॉन्ग है. It is the region on sun's surface from where fast solar winds gushes out in the space. ये हो सकता है क्योंकि what we know is that ये black spots हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से सोलर विंड्स बाहर निकले. थर्ड,
It is hypothetical celestial object which expands outward from the space-time singularity and emits energy in the manner of time reversal black hole. ये wrong हो जाता है. तो ब्लैक होल का मतलब सन के अंदर ये नहीं कि वो ब्लैक होल, इट इज डार्क स्पॉट यू कैन से, नॉट अ ब्लैक होल. तो इट इज अ डार्क स्पॉट ऑन द सन सरफेस. लास्ट इज इट इज स्टेलर कोर रेमिनेंट कंपोज्ड मोस्टली बाय इलेक्ट्रॉन डीजनरेट मैटर. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो सेकेंड ऑप्शन ये रिलेट करता है बिकॉज ये सन के साथ डायरेक्टली रिलेशन में है कोरोनल होल्स. सन के ऊपर बोला जाता है ना कोरोना है, मतलब देयर इज अ कोरोना लेयर, तो सन के साथ रिलेट करता है. तो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी. तो जो वर्ड्स हैं उसको थोड़ा यूज किया करो, इजीली आपका हो जाएगा आंसर. कोरोना और कोरोनल सरफेस इज यूज्ड फॉर सन, दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन बी. Which of the following is the objective of EMIT mission launched by the NASA? To map the prevalence of key materials in dust producing deserts on Earth, to map ocean minerals on the Earth, to map planet where there is possibility of life beyond solar system, to map the region inside the Earth surface between inner core and outer core. Now ये वही मैंने बोला आपको, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन सब की जो इंपॉर्टेंट मिशन है ये इनके नाम आप लिख लो, एक जगह एक नोट बना लो. आंसर इज ऑप्शन ए. इसका आंसर ऑप्शन ए है कि इट इज टू मैप द प्रेवलेंस ऑफ की मिनरल्स इन द डस्ट प्रोड्यूसिंग डेजर्ट्स ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट है वुहान डिक्लेरेशन ई वेस्ट मैनेजमेंट, देन हैदराबाद डिक्लेरेशन डिजिटल गवर्नेंस, देन दिल्ली डिक्लेरेशन काउंटर टेररिज्म. इफ यू रिमेंबर जो वुहान डिक्लेरेशन है वो रिसेंट थी और ये थी वेटलैंड्स के बारे में. तो फर्स्ट बिकम्स रॉन्ग. हैदराबाद डिक्लेरेशन नो आइडिया एट ऑल. दिल्ली डिक्लेरेशन हो सकता है काउंटर टेररिज्म के बारे में हो, और हो सकता है इनको इंटरचेंज भी कर दिया हो. ऑप्शन देख लेते हैं. 1 1 1 कट जाएगा. आंसर बिकम्स ऑप्शन सी. वुहान डिक्लेरेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट ईयर इंडिया ने भी लगभग 75 वेटलैंड्स बना दिए हैं अपने, एंड रामसर साइट वॉज वेरी मच इन न्यूज़. सो वुहान डिक्लेरेशन आपको पता होना चाहिए वेटलैंड डिक्लेरेशन के साथ है, और ये हुआ भी 2022 में ही है, नवंबर के अंदर. तो करंट अफेयर के साथ भी रिलेट करता है. तो ऑब्वियसली बच्चे आपको इतना आइडिया रहना चाहिए कि इंपॉर्टेंट अगर कुछ हुआ तो आपको पता होना चाहिए. दैट इज़ द बेसिक टाइम लाइन. बाकी हैदराबाद डिक्लेरेशन इट वॉज इन जनवरी 2022 एंड दिल्ली डिक्लेरेशन का आप देख सकते हो. सो हियर द आंसर बिकम्स ऑप्शन सी. Then question number 44. Consider the following pairs: Bhakra Dam, Satluj, Pongal Dam, Ravi, Ranjit Sagar Dam, Chenab, and Salal Dam in Indus. Now देखो भाखड़ा डैम तो सतलुज पे है, ये तो हमें सबको पता ही है. अब पोंग डैम ये न्यूज़ में थे. पोंग, रंजीत एंड सलाल डैम ये तीनों न्यूज़ में थे बिकॉज ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी विद दिस पाकिस्तान. तो ये न्यूज़ में थे, आपको पता होने चाहिए. तो पोंग डैम इज ऑन रिवर ब्यास, तो ये ब्यास रिवर पर है. रंजीत सागर इज ऑन रवि, तो रवि रंजीत ध्यान रख लेना. सलाल डैम इज ऑन चेनाब. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली. ओनली फर्स्ट वन इज राइट. ये तीनों जो हैं वो रॉन्ग है. 45th. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी रिसेंटली न्यूज. देखो दो क्वेश्चन आ गए इसके ऊपर. अब ईस्टर्न वाटर्स वर अलोकेटेड टू इंडिया फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, राइट है. इसमें आपकी आ जाएगी सतलुज, रावी और ब्यास. ये रिवर इंडिया के पास है, इंडिया इनको कितना ही यूज कर सकता है. वेस्टर्न रिवर्स वर अलोकेटेड लार्जली टू पाकिस्तान, ये भी सही है. इंडस, झेलम और चेनाब. तो इसको आप ऐसे याद करोगे, चेनाब, झेलम और इंडस. CJI से याद हो जाएगा. चेनाब, झेलम एंड इंडस. इंडिया के लिए क्या है? SRB, या आप RBS से याद कर सकते हो. RBS बैंक है ना, तो उससे याद हो जाएगा रावी, ब्यास और सतलुज. यूनाइटेड नेशन एक्ट्स एट द थर्ड पार्टी गारंटी. बार बार न्यूज़ में था, इट वाज वर्ल्ड बैंक, नॉट यूनाइटेड नेशंस. तो देखो कहाँ पे उसने आपको चेक किया, उसने आपके बेसिक्स पे चेक किया. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली. नाउ क्वेश्चन नंबर 46. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: बब एल मंदेब, रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, मेडिटेरियन सी एंड सी ऑफ मरमरा. ये बार बार न्यूज़ में होता है. कहाँ पर है ये? अटलांटिक एंड मेडिटेरेनियन. ये आपके फ्रांस और यूके के बीच में बनता है. स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, सॉरी, फ्रांस और उसके बीच में बनता है, अफ्रीका के बीच में बनता है. तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग.
तो ये सेकंड तो रॉन्ग है ही पक्का। स्टेट ऑफ मैगलेनिन, मैगलेनिन का देखना पड़ेगा कहाँ पर है, नहीं पता इसका। तो पहले तो 2 को हटा देते हैं, 2 तो हट गया, अब ए और सी में रह गया। तो बब अल मंदेब जो है वो आपका है कहाँ पर, रेड सी में और गल्फ ऑफ एडन के पास है, तो मेडिटेरेनियन सी नहीं होगा। सो आंसर बिकम्स, ये फर्स्ट तो हो जाएगा रॉन्ग। तो ऑप्शन इज, आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज स्टेट ऑफ मैगलन। ये आपका अगर इफ़ यू गो तो जो आपका दिस अर्जेंटीना जो कंट्री है उसके बिल्कुल नीचे की तरफ है, ये बिल्कुल यहाँ पर है। तो यू जस्ट गो एंड सी इन द वर्ल्ड इन योर एटलस, यू विल फाइंड स्टेट ऑफ मैगलन। ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, सो यू कैन गो एंड सी देयर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। इंडिया enacted Geographical Indicators of Goods Act 1999 in order to comply with the obligations of, ये वैसे हमें पता होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जो भी चीज़ें हैं वो WTO के अंदर आती हैं, तो इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू WTO। डायरेक्ट क्वेश्चन है, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन सेज द परसुएंट इन द रिपोर्ट ऑफ HN सान्याल committee the contempt of court act was enacted, 1971 was passed। तो I don't know about it, गोला लगा दिया। The Constitution of India empowers Supreme Court and High Court to punish for the contempt of court, ये हमें पता ही है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है ये बात, पर बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है या नहीं बोलता, पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये बात बोलता है या एक्ट बोलता है। तो ऊपर इसने ऑलरेडी एक्ट दिया हुआ है, अगर उसने ऊपर ऑलरेडी एक्ट दिया हुआ है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा या नहीं होगा ये चेक करना पड़ेगा। तो इसके बारे में फिर मेरे दिमाग में आ गया सस्पेंस बिकॉज ऑफ दिस वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है। पर एज फार एज आई रिमेंबर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के बारे में बोला गया है कि दे हैव द पावर्स, उनकी इंडिपेंडेंस भी इंश्योर करनी है कॉन्स्टिट्यूशन को, और बिना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर्स के कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर कर ही नहीं सकता इनकी इंडिपेंडेंस, क्योंकि अगर वो अपने ही उसको इम्प्लीमेंट ना कर पाए जजमेंट्स को तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो पॉसिबली दिस स्टेटमेंट शुड बी राइट, बट फिर भी मैं इसको सस्पेंस में रख रहा हूँ। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब यहाँ पे दिक्कत बन जाती है, पहली बात तो ये न्यूज़ में था, दूसरी बात को डिफाइन अगर कर रहा है तो फिर इस एक्ट की क्या ज़रूरत है। ये एक्ट डिफाइन करता है सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस वर्ड की वजह से ये हो जाएगा रॉन्ग। तो ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है थर्ड स्टेटमेंट। इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ऑब्वियसली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक्ट हमने बनाई हुई है, तो पार्लियामेंट के पास ही पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक्ट बनाने के लिए। तो फोर्थ शुड बी राइट, सो थर्ड इज डेफिनेटली रॉन्ग, फोर्थ इज डेफिनेटली राइट। तो जहाँ भी थर्ड है उसको काटा लगाओ, जहाँ भी फोर्थ है वो सही होगा, जहाँ फोर्थ नहीं उसको काटा लगाओ। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4। तो इस तरह से बच्चे अपने ऑप्शंस को यूज़ करोगे। पहले हर एक स्टेटमेंट को आप इंडिविजुअली देखो कि आपको क्या लगता है स्टेटमेंट के ऊपर, उसके बाद आप देख लो, आप ऑनेस्टली लिखो कि आपको इसका पता है या नहीं पता। जिसका पता है उनको यूज़ करो, ये जैसे मुझे पता थी इनसे मैंने यूज़ किया इन तीनों को हटाने के लिए। फर्स्ट को हटा दिया, सी को हटा दिया, डी को हटा दिया, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो काम की नहीं रही। तो आंसर पूरा का पूरा क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट से हो गया। तो इस तरह से यूज़ करो, डायरेक्टली ऑप्शन से मत भाग जाना, ऑप्शन पे भागोगे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलो नेक्स्ट बताओ। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड्स इज प्रैक्टिस्ड। ये सीड रिक्वायरमेंट रिड्यूस करेगा, सही बात है। मीथेन प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा क्योंकि एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहे हो ना आप। मीथेन कब बनता है, जब एनारोबिक कंडीशन होती है। एनारोबिक कंडीशन कब होती है, जब पानी भरा होता है उसके अंदर, फ्लडिंग के थ्रू हम राइस को जब बनाते हैं तब मीथेन बनता है। तो इसमें क्या है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग है, तो उससे क्या होगा, मीथेन प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। देन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, ऑब्वियसली जब पानी कम यूज हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज होगी, पानी को पंप करने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न्ड इनटू अ डेजर्ट। सो देखो ये बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन है, दैट इज आंसर बी, दैट इज फग्यूबीन। फग्यूबीन है, लेक फग्यूबीन इन माली, इट हैज ड्राइड एंड इट हैज टर्न इनटू अ डेजर्ट। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। मैप पे एक बार इसको जरूर चेक करना।
सो विद इन 1 आवर वी हैव कंप्लीटेड अवर 50 क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं. एंड आई वॉज एक्सप्लेनिंग टू यू, ये भी ध्यान रखना क्योंकि मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेन किया है. तो अगर आप हार्डली देखोगे तो आप 50 मिनट में 45 to 50 मिनट्स में पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो. तो नो नीड टू पैनिक एज सच. 50 क्वेश्चंस आर वेरी मच डुएबल इन 45 मिनट्स. आराम से कर सकते हो 45 मिनट्स में. आई हैव टेकन 15 मिनट्स मोर बिकॉज हर एक क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन भी किया, आपको टेक्निक्स भी मैं समझा रहा था. चलो अब सी सेट पे आते हैं. लेट्स ट्राई टू वाइंड देम अप विद इन 10 मिनट्स टाइम फ्रेम. उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं. और मैंने कल क्या बताया था इसके लिए, पैराग्राफ्स के लिए, कि आप इसको तोड़ लोगे. अलग अलग पॉइंट्स पे क्या क्या वो बोल रहा है ये आपको अलग अलग जगह लिख लेना है. पहला, unless the forces and tendencies which are responsible for destroying the country's environment are checked in the near future and deforestation checked, what is he saying, destroying country's future and country's environment checked in near future and afforestation of denuded areas is taken up on a massive scale, the harshness of climatic conditions and soil erosion by the wind. So climatic condition and soil erosion by wind and water will increase to such an extent that agriculture, which is the mainstay of the people, will gradually become impossible. तो एग्रीकल्चर विल बिकम इम्पॉसिबल. तो देखो इस स्टेटमेंट में इसने क्या क्या बोल दिया. इस स्टेटमेंट में इसने ये बता दिया कि किस चीज़ को चेक करना है, क्यों चेक करना है, ये भी बता दिया कि अगर हम एनवायरनमेंट और एफोरेस्टेशन नहीं करेंगे तो क्लाइमेटिक कंडीशन और सॉइल इरोजन नहीं रुकेगा या इंक्रीज होगा, जिससे एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ेगा नेगेटिव इम्पैक्ट. ठीक है, आगे आते हैं. The desert countries of the world and our own desert areas in Rajasthan are a grim reminder of the consequences of large scale deforestation. तो यहाँ पे क्या किया इसने, सिर्फ एग्जाम्पल दिया है ऊपर वाली स्टेटमेंट को ही रीइंफोर्स करने के लिए. थर्ड, पॉकेट्स ऑफ डेजर्ट लाइक लैंडस्केप आर नाउ अपीयरिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग सतलुज, गंगा प्लेन, डेक्कन प्लेट्यू. अब ये इसने बताया कि रीसेंट ट्रेंड क्या है कि कौन सा एरिया अफेक्ट हो रहा है. तो अफेक्ट कौन सा हो रहा है, सतलुज गंगा प्लेन हो रहे हैं और डेक्कन प्लेट्यू हो रहा है. लास्ट, where only a few decades back there is used to be lush green forest with perennial streams and spring, there is only brown earth, bare vegetation without any water in the streams and spring except in the rainy season. अब कुछ साल पहले जहाँ पे लश ग्रीन फॉरेस्ट होते थे वहाँ पे अब सिर्फ ब्राउन अर्थ हो गई है या थोड़ी बहुत वेजिटेशन बची है. तो इसने ये क्या किया, इसने बता दिया कि इसका इम्पैक्ट कैसा रहा है पुराने का. तो देखो मैंने क्या किया, मैंने हार्डली 2 मिनट नहीं लिए होंगे इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के लिए, और मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और मैंने ये भी देख लिया कि हर एक पार्ट में वो क्या क्या बोल रहा है. इससे क्या मेरे पास पूरी ओवरऑल पिक्चर है पूरे पैराग्राफ की. अब क्वेश्चन मेरे लिए ईजी हो जाएगा. और देखो मैं हिंदी में कन्वर्ट करके इसको ट्रांसलेट करके इसको पढ़ रहा हूँ बिकॉज हिंदी में ट्रांसलेट करने से मुझे समझ जल्दी आएगा. तो यू कैन ट्रांसलेट इनटू योर मदर टंग में एक समरी सी बना लो, जिससे मैं डिस्कस कर रहा हूँ वैसे टाइप की समरी बना लो, तो कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन आपके बहुत कम गलत होंगे. अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन अबव, डिफॉरेस्टेशन एंड डेनिडुएशन विल अल्टीमेटली लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. डिफॉरेस्टेशन और डेनिडुएशन क्या करेंगे, उसने बोला यहाँ पे सॉइल इरोजन होगा. यस राइट है. शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर कॉमन मैन, उसने लैंड की शॉर्टेज नहीं बोली कहीं पे भी. उसने बोला एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल हो जाएगा. क्यों, सॉइल इरोजन की वजह से लैंड कम नहीं हो रहा है. लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टिवेशन, लैक ऑफ वाटर होगा कल्टिवेशन के लिए कम. क्यों, क्योंकि इसने यहाँ बताया है सतलुज और इसके बारे में. तो ये दोनों सही हो जाएंगे. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली. सो सी क्वेश्चन कितना ईजी हो जाता है और एक्यूरेसी आपकी कैसे इंक्रीज हो जाती है इफ यू स्पेंड अ लिटिल टाइम ऑन दी कॉम्प्रीहेंशन. तो भागा मत करो, थोड़ा सा टाइम दे दिया करो. तो इवन इफ यू आर नॉट अटेम्प्ट, अगर 20 कॉम्प्रीहेंशन आए तो इफ यू आर अटेम्प्टिंग 15 कॉम्प्रीहेंशन तो उनको सही से अटेम्प्ट करो ताकि क्वेश्चन गलत कम हो. नाउ नेक्स्ट पे आते हैं. द एवरेज वेट ऑफ ABC इज 40 kg. तो देखो एवरेज वेट कैसे निकालते हैं हम लोग, A का वेट प्लस B का वेट प्लस C का वेट 40 डिवाइडेड बाय 3. तो अगर हम देखेंगे तो ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 120. मैं 3 को वहाँ ले गया. सेकेंड, द एवरेज वेट ऑफ BDE, B प्लस D प्लस E इज 42. एवरेज निकालते हैं, तीनों को डिवाइड कर देंगे तो B प्लस D प्लस E that becomes 124 and the average weight, and it is saying the weight of B and F are equal. तो B और F का वेट इक्वल है तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं पहले. तो A प्लस B प्लस E, A प्लस B प्लस C प्लस B
प्लस डी प्लस ई दैट इज इक्वल टू 244 बल्कि, तो इट बिकम्स 244. तो इट इज सेइंग द वेट ऑफ बी एंड एफ आर इक्वल, तो एक बी को हम एफ से इक्वेट कर देते हैं, तो इट बिकम्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ. तो यही इसने पूछा है, तो इट इज़ 224. तो इन चारों का वेट अगर हम प्लस करेंगे तो 224 आएगा. इट इज़ आस्किंग व्हाट इज़ द एवरेज वेट. अगर एवरेज निकालना है तो 6 से डिवाइड कर दो, जितने नंबर होंगे उसी से डिवाइड करेंगे. यहाँ पे देखो एवरेज कैसे निकाला, 1 2 3 3 से डिवाइड कर दिया, 1 2 3 3 से डिवाइड कर दिया. यहाँ पे 6 से होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड हो गया. तो इसको 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 244 है ना, तो इट इज़ 244 और 246, 42 इंटू 3 ये 126 होगा, ये 246 होगा, ये 246 होगा. तो इट वाज अ कैलकुलेशन एरर, तो 41 आ जाएगा आंसर, बिकॉज ऑप्शन यहाँ पे रिलेट नहीं कर पा रहा था मैं. तो आंसर बिकम्स 41. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर. तीन इंटीजर्स हैं जिनका सम जो है वो क्या आ रहा है, देयर सम इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. तो मान लो मैंने 3 इंटीजर्स मान ले x माइनस 1, x और x प्लस 1, 3 कंसेक्यूटिव हो गए ना. मान लो x मान लेता हूँ 0, तो ये -1 हो गया, ये हो गया +1. इसको 1 मान लिया तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2. तो मैंने माना x, एक इंटीजर इससे पहले एक इंटीजर इसके बाद. तो ये कह रहा है इन तीनों का सम x माइनस 1 प्लस x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट x माइनस 1 इंटू x प्लस 1. तो इन तीनों, ये दोनों इक्वल हैं, तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है देख लेते हैं. तो अगर हम तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 3x, 1 से 1 तो कट जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 3x. तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा. तो 3x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स. तो 3x में से x उस तरफ जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 3x इज इक्वल टू 0. तो इट बिकम्स x माइनस में 4x इज इक्वल टू 0. देखो मैंने x से x माइनस नहीं, मैंने x से x को डिवाइड नहीं किया, ये बात ध्यान रखना. यहाँ पे मैं x से x काट सकता था, तो मैंने नहीं काटा, बिकॉज जब आप लीनियर इक्वेशन निकालते हो तो आपको प्रॉपरली माइनस करके ही निकालना है उसे. तो एक्स क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0. तो इसमें से हम x ले लेते हैं कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो इट, अगर हम इसको और भी ज़्यादा तोड़ें तो इट बिकम्स दिस. तो x बिकम्स 0, 2 और -2. तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं मेरे पास जिसमें ये सिचुएशन हो जाएगी कि उसका सम और प्रोडक्ट इक्वल हो. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी. यू कैन क्रॉस चेक इट ऑल्सो, एक बार इक्वेशन में डाल के चेक भी कर सकते हो. नेक्स्ट, 1 0 नॉन डिजिट vowel and 1 consonant of English alphabet are to be used in forming a password such that each password has to start with a vowel and end with a consonant. तो इसने क्या बोला, एक 3 लेटर का पासवर्ड है जिसमें पहला तो रहेगा वोवल, सेकंड रहेगा नंबर और थर्ड रहेगा आपका कॉन्सोनेंट. तो वोवल कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. तो ये वोवल तो हो गए 5. नंबर उसने बोला 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 से लेके 9 तक आपके हो गए नंबर. फिर कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए, टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26. तो वोवल को हम निकाल दे तो कॉन्सोनेंट्स बन जाएंगे 21. तो इस पोजीशन को कितने चीज़ें वो कर सकती हैं और ऑक्यूपाई कर सकते हैं. तो 5 लेटर्स इसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं. इसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं 9 और इसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं 21. ठीक है, समझ रहे हो ना कि भाई इस पे 5 पॉसिबिलिटीज़ है जो हो सकती हैं, इस वाले पे 9 पॉसिबिलिटीज़ है और इस वाले पे हैं 21 पॉसिबिलिटीज़. तो 21 अलग अलग चीज़ें इस पे आ सकती हैं. तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज 945. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये रीजनिंग से है. ये क्वेश्चन रीजनिंग वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें मैंने कोर मैथमेटिक्स यूज़ किया और बेसिक लॉजिक्स से क्वेश्चन हो रहे हैं. हाँ, बस ये थोड़ा सा यू कैन से दिस 53 क्वेश्चन ये इक्वेशन बेस्ड था, पर ये इक्वेशन भी बेसिक इक्वेशन, ऐसी नहीं है कि आपसे ना हो पाए. अब क्वेश्चन कह रहा है इन ऑर्डर टू इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट्स अ लेटर
whose position is it occupies then which of the following represent लखनऊ। तो उसका कहने का मतलब ये है, अगर मैं सारे लेटर्स को लूँ, उनको लिख लूँ, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो इसने बोला इसको अगर हम उल्टा लिखते हैं तो आपका क्या बन जाएगा लखनऊ का। अब देखो इस चीज़ में आप एक चीज़ ध्यान रखो, ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, हाफ के बाद ये रिपीट होंगे, तो पहले आप 13 गिन लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 के बाद आप इसको उल्टा लिखना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो अब देख लेते हैं पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग, लखनऊ अगर तो लखनऊ को कोडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे, एल की जगह लिखोगे ओ, एल यू, यू की जगह लिखोगे एफ, देन के, के की जगह लिखोगे पी, लक एल यू सी, सॉरी सी की जगह लिखोगे पहले एक्स, तो ये बन जाएगा ओ एफ एक्स। देन आप के की जगह लिखोगे पी, फिर एन की जगह लिखोगे एम, ओ की जगह लिखोगे एल और डब्ल्यू की जगह लिखोगे डी। तो आपका कोड बन जाएगा ये, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। अब बार बार पूरे 26 लिखने की जरूरत नहीं है, आप 13 के बाद इनको रिवर्स कर सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इसको आप याद कर लो, कभी भी कोडेड फॉर्म में अगर क्वेश्चन बनता है तो इसको आप लिख लिया करो शुरुआत में जाते ही, तो इससे आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। सो आई होप द क्लास वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू। तो बेसिक बेसलाइन आपके बच्चे वही बन जाती है कि यू शुड हैव द नॉलेज एंड यू शुड बी एबल टू सी किस क्वेश्चन को कैसे करना है, किसके अंदर क्या एरियाज देखने, कीवर्ड्स को मार्क करते हुए चलना है, और क्वेश्चन को बिल्कुल साफ सुथरा मत रखो, क्वेश्चन को गंदा करो जितना कर सकते हो। यू सी हाउ आई हैव अटेम्प्टेड, मैंने पूरे पेपर को लॉजिकली जहाँ जो लग सकता है लॉजिक मैंने किया है, ऐसा नहीं कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर मैं नॉर्मली भी अटेम्प्ट करूँगा तो आई विल बी डूइंग दिस थिंग कि यार इससे ये होगा या नहीं होगा। तो जितना हो सके राइट डाउन, जितना लिखोगे उतना आपका एक्यूरेसी इंक्रीज करेगा। So with this we end the session for today. Thank you very much.